नमस्कार और स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं निवेश और पैसे बनाने की रणनीतियों पर। मतलब इस पर एक गहरी नज़र डालेंगे। हमारे पास एक वित्त विशेषज्ञ के साथ हुई बातचीत के कुछ हिस्से हैं यूट्यूब से, और हमारा मकसद है इसमें से खास जानकारियां निकालना। हम देखेंगे कि भाई इंडिया और अमेरिका में कमाई में क्या फ़र्क है, एक्टिव और पैसिव इनकम क्या होती है, और निवेश के जो अलग अलग तरीके हैं ना, एफडी, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, सोना, रियल एस्टेट, इन सब पर बात करेंगे। और हाँ, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इसमें क्या रोल हो सकता है वो भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, इस विषय की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले कमाई की बात, इंडिया वर्सेस अमेरिका। स्रोत में इसकी तुलना की गई थी। ऐसा क्यों है कि अमेरिका में अक्सर उसी काम के ज्यादा पैसे मिलते हैं? इंडिया से काफ़ी ज़्यादा है। तो होता यह है कि ज़्यादातर नौकरियों में वहाँ कंपटीशन होने के बावजूद इंडिया से ज़्यादा कमाने की गुंजाइश रहती है। वीडियो में तो यहाँ तक कहा गया कि भाई शायद ही कोई ऐसे काम हो जिसमें इंडिया में अमेरिका से ज़्यादा कमाई हो, एवरेज। लेकिन फिर इंडिया की ग्रोथ रेट का क्या? हमारी जीडीपी तो 6-7% से बढ़ रही है, अमेरिका की 2-3%, और इतनी बड़ी आबादी है, उनके पास पैसा आ रहा है धीरे धीरे। ये एक अलग मौका नहीं है? बिल्कुल। और ये पॉइंट भी माना गया। ये एक तरह से है कि भाई एक सेट सिस्टम है जहाँ बेस ऊंचा है, और एक सिस्टम है जो तेज़ी से बढ़ रहा है। जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं वो शायद अमेरिका में ज़्यादा कमा लेंगे क्योंकि वहाँ स्टार्टिंग पॉइंट ही ऊंचा है। लेकिन इंडिया अपनी तेज़ ग्रोथ और उभरती हुई इकोनॉमी की वजह से मतलब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के मौके देता है। वो एकदम अनोखे हैं। तो सवाल यह है कि किसी के लिए क्या बेहतर है, एक हाई बेस वाले सिस्टम में ऊपर जाना या एक तेज़ी से बढ़ते सिस्टम की लहर पकड़ना। ये पर्सनल गोल्स और मेहनत पर है। सही बात है। अच्छा, कमाई की बात हो गई, तो फिर अगला सवाल, निवेश कब और कैसे शुरू करें? खासकर जो लोग अभी शुरू कर रहे हैं वो पूछते हैं। हाँ, तो इसमें जो सबसे ज़रूरी बात कही गई वो थी आदत डालना। जल्दी शुरू करो, चाहे 500 रुपये से ही करो। असल मकसद पैसा बनाना नहीं है शुरू में, बल्कि बचत और निवेश की आदत बनाना है। यही आदत मतलब आगे की वेल्थ क्रिएशन की नींव है। अगर ये आदत नहीं बनी ना, तो बाद में सैलरी बढ़ने पर भी सेव करना मुश्किल हो जाता है, खर्च करने की आदत पड़ जाती है। और शुरू में जब कमाई कम है, मान लीजिए महीने का 1 लाख रुपए से कम, तब कहाँ फोकस होना चाहिए? क्या सिर्फ 500 रुपए की एसआईपी लगाना काफी है? नहीं, वहां सुझाव बहुत साफ था। इस स्टेज पर ना फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट से ज्यादा जरूरी है खुद पे इन्वेस्ट करना। अपस्किलिंग, ऐसी नई स्किल्स सीखो जिनकी मार्केट में डिमांड हो। एआई है, मार्केटिंग है, कंटेंट बनाना। थोड़ा घूमो फिरो, लोगों से मिलो ताकि नए मौके देखें। ये आपकी कमाई बढ़ाने वाला इन्वेस्टमेंट है। मतलब पहले कमाने की ताकत बढ़ाओ, फिर उस पैसे को काम पे लगाओ। सीधे 500 रुपए से करोड़पति बनने का सोचने से अच्छा है कमाई बढ़ाने पे जोर दो। और सीखने के लिए हमेशा महंगे कोर्सेज जरूरी नहीं है। रेडिट जैसी जगहों से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है फ्री में। समझ गई। तो मतलब पहले एक्टिव इनकम बढ़ाओ, फिर बड़े स्केल पर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट सोचो। अब इसी से जुड़ा है अगला टॉपिक, एक्टिव वर्सेस पैसिव इनकम। इसकी आजकल बहुत चर्चा है, फायर मूवमेंट वगैरह में भी। हाँ, तो इस पे ना स्रोत का नजरिया काफी प्रैक्टिकल था। पैसिव इनकम बनाने के लिए एक बेस कैपिटल चाहिए, एक कॉर्पस। बिना पैसे लगाए पैसिव इनकम कैसे आएगी? जीरो से तो जीरो ही मिलेगा। इसलिए पहले एक्टिव इनकम बढ़ाने पर ही जोर देना पड़ेगा। पैसिव इनकम के लिए पहले एक्टिव मेहनत से वो इंजन तैयार करना पड़ता है। कोई जादू नहीं है ये। स्रोत में एक वेल्थ ट्रायंगल का जिक्र था, धन त्रिकोण। ये क्या चीज है? हाँ, उसके 3 कोने बताए गए थे। एक एक्टिव इनकम, दूसरी पैसिव इनकम और तीसरी कैपिटल गेन्स, मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ने से जो फायदा होता है। कहा गया कि अच्छी वेल्थ बनाने के लिए इन तीनों को बढ़ाना जरूरी है। लेकिन साथ में ये भी कहा कि बहुत बड़ी वेल्थ मतलब मैसिव वेल्थ बनाने के लिए ये जनरल सलाह काफ़ी नहीं होती है। उसके लिए तो फिर एक्सपर्ट चाहिए जो आपकी रिस्क प्रोफाइल, आपके लक्ष्य सब समझकर बताए। वो पर्सनल हो जाता है। और उन स्कीम्स का क्या जो कहती हैं जल्दी अमीर बन जाओ, जैसे एफएनओ या क्रिप्टो ट्रेडिंग? उनको तो बहुत रिस्की बताया गया। कहा गया कि 99% लोग एफएनओ और क्रिप्टो में बस जुआ खेलते हैं जल्दी पैसे के चक्कर में, और पैसा गंवाते हैं। अक्सर इसमें जो ब्रोकर है या प्लेटफॉर्म है, हाउस, वही जीतता है। जो असली पैसिव इनकम है, जैसे रेंट से इनकम, उसमें शुरू में काफ़ी पैसा लगाना पड़ता है। सेफ पैसिव इनकम से भी साल का 10-11% रिटर्न ही मान के चलो। इससे ज़्यादा का वादा मतलब खतरा। तो निवेश करने से पहले कुछ तैयारी करनी चाहिए, कोई सेफ्टी नेट? बिल्कुल, एक फ्रेमवर्क दिया गया था। पहला, टर्म इंश्योरेंस लो ताकि अगर आपको कुछ हो जाए तो परिवार को दिक्कत ना हो। दूसरा, हेल्थ इंश्योरेंस
ताकि कोई बड़ी बीमारी आपकी सारी बचत ना खा जाए। और तीसरा, एक इमरजेंसी फंड बनाओ, कम से कम 6 महीने के जरूरी खर्चों जितना पैसा। ये फंड तब काम आता है जब नौकरी चली जाए या कोई और मुसीबत आ जाए। सोचने का, संभलने का टाइम मिलता है। ये तैयारी एक तरह का कवच है। इसके बाद आप बिना डरे निवेश के बारे में सोच सकते हो। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। अच्छा, ये बुनियाद बन गई। अब आते हैं ऑप्शंस पर। सबसे पहले एफडी बनाम बॉन्ड। जो सेफ खेलना चाहते हैं उनके मन में ये सवाल रहता है। हाँ, तो इनमें मेन फर्क रिस्क और रिटर्न का ही है। स्रोत के हिसाब से बॉन्ड में एफडी से ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। जैसे बड़े बैंक की एफडी शायद 6.5-7% दे, तो बॉन्ड 10-11% तक भी दे सकते हैं। लेकिन एफडी ज्यादा सेफ है ना, उनमें पैसा डूबने का डर कम होता है। हाँ, एफडी में 5 लाख तक की रकम पर डीआईजीसी का इंश्योरेंस होता है। मतलब बैंक डूबा भी तो 5 लाख तक वापस मिल जाएगा। तो प्रति बैंक 5 लाख तक एफडी बहुत सेफ है। बॉन्ड में जो मेन रिस्क है वो है कंपनी का डिफॉल्ट करना। मतलब कंपनी शायद मूलधन या ब्याज ना चुका पाए। हालांकि कुछ प्लेटफॉर्म्स जैसे विंट वेल्थ का जिक्र था, जो दावा करते हैं कि वो बॉन्ड की पूरी जांच करते हैं और उनके प्लेटफॉर्म पर अभी तक डिफॉल्ट नहीं हुआ है। फिर भी थ्योरी में तो डिफॉल्ट का रिस्क बॉन्ड में हमेशा रहता है, खासकर जिनकी रेटिंग कम हो। हाँ, बॉन्ड सिक्योर्ड भी हो सकते हैं, मतलब उनके पीछे कंपनी कोई गारंटी रखती है, तो रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। और लिक्विडिटी, मतलब जरूरत पड़ने पर पैसा निकालना कितना आसान है और इन्हें खरीदना कितना आसान हुआ है अब? एफडी तो आमतौर पर लिक्विड होती हैं, बैंक से निकाल सकते हो। हाँ, टाइम से पहले निकालने पर शायद थोड़ी पेनल्टी लगे। बॉन्ड को मैच्योरिटी से पहले बेच सकते हैं, पर तभी जब मार्केट में कोई खरीदने वाला हो, तो लिक्विडिटी की गारंटी नहीं है। खरीदने की बात करें तो बॉन्ड अब ज्यादा एक्सेसिबल हो गए हैं। पहले लाखों लगाने पड़ते थे, अब कुछ बॉन्ड 10,000 रुपए में भी आ जाते हैं। तो जो एक्सपर्ट थे स्रोत में, उनकी पर्सनल चॉइस क्या थी? उन्होंने पर्सनली बॉन्ड को प्रेफर किया। वजह बताई, ज्यादा रिटर्न और उनकी खुद की रिस्क लेने की कैपेसिटी। लेकिन उन्होंने ये साफ किया कि ये उनकी अपनी राय है। जो निवेशक कम रिस्क चाहते हैं उनके लिए एफडी ही बेटर है, प्रति बैंक 5 लाख रुपए तक। और ये भी कहा कि छोटे बैंक को यहाँ कोऑपरेटिव बैंकों की एफडी में ज्यादा पैसा नहीं रखना चाहिए, और बड़े बैंकों में भी 5 लाख की लिमिट का ध्यान रखें। ठीक है, बॉन्ड समझ आ गया। अब अगला मुकाबला, म्यूचुअल फंड बनाम गोल्ड यानी सोना। इस पर तो स्रोत का नजरिया काफी स्ट्रांग था, खासकर सोने को लेकर। हाँ बिल्कुल, स्रोत पूरी तरह इक्विटी म्यूचुअल फंड के पक्ष में था और सोने को इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अच्छा नहीं मानता था। मेन तर्क ये था कि सोने की अपनी कोई इंट्रिंसिक बिजनेस वैल्यू नहीं है, वो कोई बिजनेस नहीं चलाता, प्रॉफिट नहीं कमाता। उसकी कीमत अक्सर तब बढ़ती है जब दुनिया में टेंशन होती है, अनिश्चितता होती है। दूसरी तरफ इक्विटी म्यूचुअल फंड से आप कंपनियों में हिस्सेदारी लेते हो। वो कंपनियां बिजनेस करती हैं, प्रॉफिट कमाती हैं, ग्रो करती हैं। और म्यूचुअल फंड से आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलता है, मतलब रिस्क बढ़ जाता है, और प्रोफेशनल मैनेजमेंट भी। लेकिन इंडिया में तो गोल्ड ने अच्छा रिटर्न दिया है हिस्टोरिकली, और इसका कल्चरल महत्व भी तो है। हाँ, ये बात मानी गई कि रिटर्न तो मिला है सोने में, पर 2 पॉइंट थे। पहला, अभी देखो पुराना रिटर्न आगे भी मिलेगा ये कोई गारंटी नहीं है। और दूसरी बात ये कि इंडिया में जो रिटर्न दिखाया ना, उसका एक बड़ा हिस्सा तो इसलिए है क्योंकि रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ है। डॉलर में देखो तो सोने का रिटर्न उतना खास नहीं रहा है। तो निचोड़ ये था, अगर आपको इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पर भरोसा है तो इक्विटी में लगाओ, अगर भरोसा नहीं है, निराशावादी हो, तो सोना देख सकते हो। शायद उन्होंने सोने के इमोशनल या कल्चरल पहलू को ज्यादा वेटेज नहीं दिया। इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अब आते हैं एक और बड़ी डिबेट पर, स्टॉक्स यानी शेयर बनाम रियल एस्टेट। आम निवेशक के लिए क्या बेहतर? यहां भी झुकाव साफ तौर पर स्टॉक्स की तरफ था, खासकर रिटेल इन्वेस्टर के लिए। सबसे बड़ा कारण बताया, लिक्विडिटी। आप शेयर मिनटों में खरीद बेच सकते हो, प्रॉपर्टी बेचने में महीने साल लग जाते हैं। दूसरा, रियल एस्टेट में अपने अलग तरह के पंगे हैं, जमीन पर कब्जा हो सकता है, सरकारी पॉलिसी बदल सकती है, डील में ट्रांसपेरेंसी की कमी हो सकती है। स्टॉक्स में मार्केट रिस्क है, कंपनी का रिस्क है, पर जानकारी मिलना और जरूरत पड़ने पर निकलना ज्यादा आसान है। रिटर्न और जानकारी के बारे में क्या? रियल एस्टेट में कहते हैं लोकल जानकारी का फायदा होता है। रिटर्न तो दोनों में अच्छा बन सकता है, पर स्टॉक्स के कुछ फायदे बताए। एक तो आप छोटी रकम से शुरू कर सकते हो, 5,000-10,000 रुपए से भी, और सीख सकते हो। आप थीम के हिसाब से चुन सकते हो, जैसे AI स्टॉक्स, या ग्लोबली भी इन्वेस्ट कर सकते हो अमेरिकी मार्केट में। रियल एस्टेट में आमतौर पर बड़ा पैसा लगता है जो एक ही जगह फंस जाता है। लोकल जानकारी रियल एस्टेट में काम आ सकती है, पर आज स्टॉक रिसर्च भी तो आसानी से मिल जाती है। स्रोत का मानना था कि दोनों ही मार्केट में लगातार मार्केट को बीट करना मुश्किल है, लेकिन स्टॉक मार्केट आपको कम पैसे से सीखने और गलती करने का मौका देता है। 1 करोड़ का गलत रियल एस्टेट सौदा ज्यादा भारी पड़ सकता है। तो रियल एस्टेट किसके लिए है फिर?
क्या उसमें बिल्कुल इन्वेस्ट ना करें? नहीं, ऐसा नहीं कहा। रियल एस्टेट शायद उन लोगों के लिए है जिनके पास बहुत पैसा है, मान लो 100 करोड़ रुपए, जिससे वो कई प्रॉपर्टीज लेकर रिस्क फैला सके, या फिर जिनके पास उस एरिया की बहुत डीप नॉलेज या इन्फ्लुएंस हो। आम सैलरी वाले के लिए अपना पहला घर खरीदना जरूरत है, यूटिलिटी है, प्योर इन्वेस्टमेंट नहीं। चलिए अब थोड़ा फ्यूचर की तरफ देखते हैं। इन्वेस्टमेंट एडवाइस के लिए एआई का इस्तेमाल, क्या चैट जीपीटी जैसे टूल काम आ सकते हैं? इसको लेकर स्रोत काफी पॉजिटिव था। एआई मॉडल्स अब बातचीत समझने और कॉन्टेक्स्ट याद रखने में बेहतर हो रहे हैं, और इंडिया में अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क भी है, जिससे आप अगर चाहें तो अपनी फाइनेंशियल जानकारी जैसे बैंक अकाउंट, इन्वेस्टमेंट वगैरह सेफ तरीके से किसी एडवाइजर से शेयर कर सकते हैं। तो इन दोनों को मिलाकर फ्यूचर में ऐसे एआई एडवाइजर बन सकते हैं जो आपकी पूरी फाइनेंशियल पिक्चर और आपके गोल समझकर पर्सनल सलाह दे सकें। ये तो सुनने में बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन ये कब तक हो सकता है और आज इसका क्या यूज है? अनुमान ये था कि जिस तेजी से एआई बढ़ रहा है, ये शायद 5 साल से भी कम में हो जाए। फिलहाल एआई को सावधानी से यूज कर सकते हैं, जानकारी जुटाने के लिए, सीखने के लिए, अलग अलग ऑप्शन समझने के लिए। लेकिन वो जो सोशल मीडिया पर चलता है ना कि एआई से हजारों डॉलर कमाओ, उन सबसे बचना चाहिए। एआई से मिली कोई भी फाइनेंशियल सलाह हमेशा किसी भरोसेमंद सोर्स से वेरीफाई करनी जरूरी है। हाँ, एक चीज में एआई अभी भी मदद कर सकता है, ये पहचानने में कि करियर में आगे बढ़ने के लिए कौन सी स्किल्स जरूरी हैं। अच्छा, जो लोग पहली बार निवेश कर रहे हैं वो अक्सर क्या गलतियां करते हैं? शोध के हिसाब से सबसे कॉमन गलतियां कौन सी हैं जिनसे बचना चाहिए? 3 मेन गलतियां बताएं जो असल में माइंडसेट से जुड़ी हैं। पहली, गलत उम्मीदें रखना, जैसे ये सोचना कि शेयर मार्केट से हर साल 18-20% रिटर्न आराम से मिल जाएगा। ये रियल नहीं है। दूसरी, प्रोसेस की कमी, मतलब बिना सोचे समझे टिप्स पर या आईपीओ आ रहा है तो उसके हाइप में या डर या लालच में आकर इन्वेस्ट करना, जैसे मार्केट गिरा तो एसआईपी बंद कर दी। तीसरी, लालच, ऐसी स्कीम के चक्कर में पड़ जाना जो सुनने में ही अविश्वसनीय लगे, जैसे कोई कहे हर महीने 10-12% रिटर्न मिलेगा, तो वो ऑलमोस्ट पक्का फ्रॉड है। तो सबसे बड़ी गलती शायद नंबर्स की नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट को लेकर अपनी सोच और रवैये की है। तो फिर भरोसेमंद इन्वेस्टमेंट के रास्ते या प्लेटफॉर्म कैसे चुनें, खासकर जब बॉन्ड जैसे नए ऑप्शंस आ रहे हैं? इसके लिए भी 3 कदम बताए गए। पहला, रेगुलेशन देखो, हमेशा सेबी या आरबीआई जैसी संस्था से रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म या एडवाइजर ही चुनो। दूसरा, छोटी शुरुआत करो, किसी भी नए प्लेटफॉर्म या सलाह को पहले थोड़ी सी रकम से ट्राई करो जिससे खोने का डर ना हो, एक तरह की टेस्ट ड्राइव। तीसरा, खुद रिसर्च करो, प्लेटफॉर्म कैसा है, उसके फाउंडर कौन है, उसके इन्वेस्टर कौन है, ये सब देखो लिंक्डइन वगैरह पर। मतलब ट्रस्ट बट वेरीफाई, भरोसा करो पर जांचो जरूर। निवेश की अवधि, मतलब कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, और रिस्क, इनका क्या कनेक्शन बताया गया? एक सीधा सा रूल दिया गया, टाइम जितना लंबा उतना ज्यादा इक्विटी यानी शेयर मार्केट का रिस्क ले सकते हो। 10 साल या ज्यादा के लिए इक्विटी ठीक है, कम रिस्क चाहिए तो म्यूचुअल फंड, ज्यादा लेना है तो सीधे स्टॉक। अगर गोल मीडियम टर्म का है, 5 साल से कम, तो बॉन्ड अगर रिस्क ले सको, या एफडी अगर सेफ रहना है बेहतर है। और अगर पैसा बहुत कम टाइम के लिए चाहिए, 6 महीने से भी कम, तो रिटर्न की मत सोचो, पैसा आसानी से मिलना चाहिए, सेविंग्स अकाउंट या बैंक एफडी में रखो। और आखिर में एक बड़ा सवाल, क्या इंडिया में एक सैलरी वाला इंसान सच में अमीर बन सकता है, फायर जैसा लक्ष्य पा सकता है? जवाब था हाँ, मुमकिन है, पर आसान नहीं है। 2 चीजें चाहिए। पहली, हाई इनकम। स्रोत का अंदाजा था कि कंफर्टेबल फायर के लिए आपकी सालाना इनकम करीब 70 लाख तक पहुंचनी चाहिए एट सम पॉइंट। दूसरी, डिसिप्लिन के साथ सेविंग और इन्वेस्टिंग। फायर के लिए जो कॉर्पस चाहिए वो करीब 10 करोड़ बताया गया, घर के अलावा, जिससे करीब 8 लाख रुपए महीने की पैसिव इनकम बन सकती है 10% रिटर्न पर। तो फायर सिर्फ पैसिव इनकम का सपना नहीं है, पहले जबरदस्त एक्टिव इनकम और डिसिप्लिन की कहानी है। 70 लाख सालाना इनकम तक पहुंचना, ये अपने आप में बड़ा चैलेंज है। इसके लिए क्या तरीके बताए गए? मेन जोर फिर से अपस्किलिंग पर था। अपनी इंडस्ट्री में एक्सपर्ट बनो, पहचानो कि फ्यूचर में किन स्किल्स की डिमांड होगी। इसमें एआई मदद कर सकता है। एक और तरीका हो सकता है कि तेजी से बढ़ते स्टार्टअप्स में सही टाइम पर जुड़ जाओ, जहां ईसॉप से बड़ी वेल्थ बन सकती है। लेकिन यह रिस्की है, सही स्टार्टअप चुनना बहुत जरूरी है। उसके लिए कंपनी, फाउंडर, इंडस्ट्री, सबका गहरा एनालिसिस चाहिए। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या निकालें? हमारे सुनने वालों के लिए मेन पॉइंट्स क्या हैं? हाँ, तो कुछ बातें एकदम साफ है। एक तो निवेश की आदत जल्दी शुरू करो, भले ही पैसे कम हो। करियर के शुरू में कमाई बढ़ाने और स्किल्स पर फोकस ज्यादा जरूरी है। हर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन,
एफडी, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, सोना, रियल एस्टेट के अपने रिस्क और रिटर्न है। अपनी जरूरत और कैपेसिटी के हिसाब से समझो। निवेश से पहले इंश्योरेंस और इमरजेंसी फंड का सेफ्टी नेट बनाना मत भूलो। पैसिव इनकम अच्छी चीज है, पर उसके लिए पहले एक्टिव इनकम और पैसा चाहिए। और एआई फ्यूचर में हेल्प कर सकता है, पर अभी सावधानी रखो। ये पूरी जर्नी है। पहले कमाना सीखो, फिर पैसे को सेव करो और फिर उसे समझदारी से बढ़ाओ। और अंत में हमारे श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक विचार। बिल्कुल, वेल्थ बनाना सिर्फ सही स्टॉक या फंड चुनना नहीं है। ये चांसेस को समझने, नॉलेज और डाइवर्सिफिकेशन से रिस्क मैनेज करने और सबसे जरूरी लंबे टाइम तक लगातार सही एक्शन लेते रहने का डिसिप्लिन है। तो आज सोचने वाली बात यह है, अपनी अभी की इनकम या सिचुएशन जो भी हो, हर कोई अपनी फाइनेंशियल जर्नी में आज कौन सा एक छोटा पर लगातार किया जाने वाला पॉजिटिव कदम उठा सकता है। हो सकता है वो पहला बजट बनाना हो, या पहली 500 रुपए की एसआईपी शुरू करना, या हर हफ्ते 1 घंटा कुछ नया सीखने में लगाना। शुरुआत कहीं से भी हो सकती है।